हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ और आप लोग भी घर पे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो रोज़ की तरह आज की क्लास में हम हिंदी के बारे में, संबंध बोधक के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि ये पिछली क्लास में हमने ये संबंध बोधक पढ़ा था, उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी, तो आज की क्लास में हम उसको कवर कर लेंगे। तो पिछले वीडियो में आपने संबंध बोधक के बारे में जाना था। कुछ चीज़ें हैं जो आज आपको बता दी जाएंगी। ओके, तो संबंध बोधक की परिभाषा जाने, उनके भेद जाने आप। ये उनके भेद हैं, 10 भेद होते हैं। फिर उसके बाद आप उनकी भेदों के परिभाषा के बारे में आपने जाना था। ठीक, पहला था कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, सादृश्यवाचक, विरोधवाचक, जिसमें कि आपको इतना बताया गया था। एक बार और रिपीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो इतना बताया गया था। अब इसके आगे हम विरोधवाचक के बाद आता है तुलनावाचक। तो हम अब आगे बढ़ेंगे, तुलनावाचक के बारे में जानेंगे। ओके, तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं फिर। तो स्टूडेंट्स, अब अगला है तुलनावाचक। तुलनावाचक अब हम पढ़ेंगे। आज हम तुलनावाचक, उद्देश्यवाचक, व्यक्तिरेखवाचक और सहचरवाचक, एक एक करके हम सारे इसके भेदों के बारे में जानेंगे। चलिए, इसमें कैसे शब्द आते हैं तुलनावाचक के। जैसे किसी की ऐसे शब्द जिससे कि तुलना की जाए। ठीक ना, जैसे शब्द जिसमें कि तुलना की जाए। तो जैसे शब्द है की अपेक्षा, की अपेक्षा। तो यहाँ पे है की अपेक्षा, जैसे किसी वाक्य में की अपेक्षा, जैसे उसकी अपेक्षा वह अधिक अंक लाया। जैसे कि एक एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। जैसे राम की अपेक्षा श्याम ने अधिक अंक परीक्षा में अधिक अंक लाए। तो उस जगह पे की अपेक्षा शब्द, वही शब्द जो की वाक्य में की अपेक्षा शब्द है, वही शब्द तुलनावाचक शब्द कहलाएगा। अब हम देखेंगे उद्देश्यवाचक। एक नंबर हमारा है उद्देश्यवाचक। क्या है बच्चों? उद्देश्यवाचक। उद्देश्यवाचक में कैसे शब्द आते हैं, ये देखिए आप। जैसे के लिए,
के लिए, के हेतु, कॉमा, के फलस्वरूप, के फल स्वरूप, के फलस्वरूप। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिस वाक्य में आते हैं उसे हम उद्देश्यवाचक के लिए, जैसे यह मिठाई जतिन के लिए है, जैसे यह मिठाई जतिन के लिए है या यह मिठाई जतिन के लिए आया है, तो उसमें जो के लिए शब्द है वो जो के लिए शब्द है वही ये उद्देश्यवाचक, मतलब उसका उद्देश्य क्या है कि के लिए, उसका मिठाई के आने का उद्देश्य है कि के लिए। ठीक है, इसमें जो के हेतु, उसके हेतु, जैसे हमें छुट्टी का भी हम आपको पत्र लिखना बताएंगे, पत्र लेखन के बारे में बताएंगे, तो उसमें जो है कि जो के हेतु पत्र लेखन में होता है क्या कि आप हम जैसे किसी के लिए, किसी चीज़ के लिए हम पत्र लिखते हैं या छुट्टी के लिए पत्र लिखते हैं या अपनी फीस माफ़ी के लिए, शुल्क माफ़ी के लिए पत्र लिखते हैं, तो उसमें होता है कि के हेतु, या हमें छुट्टी चाहिए होती है, अगर हमको जो है कैजुअल चाहिए होता है तो हम उसे जैसे कि हम उन्हें इंफॉर्मेशन देते हैं तो ये देते हैं, जैसे हिंदी में होता है कि के हेतु, मतलब जो होता है कि हमें किस चीज़ के लिए, किसी कार्य के हेतु, मतलब किस चीज़ के लिए हमको छुट्टी चाहिए या किस चीज़ के लिए हमें आपकी सहायता चाहिए, तो वहाँ पर के हेतु का शब्द, ये के हेतु शब्द प्रयोग किया जाता है, के फलस्वरूप। ठीक है, के हेतु, के फलस्वरूप, के लिए, ऐसे शब्द जो है तो वहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। व्यक्तिरेखवाचक 9 नंबर। व्यक्तिरेखवाचक, व्यक्तिरेखवाचक में के अतिरिक्त ये शब्द आएंगे, के अतिरिक्त, कॉमा, के बिना, के बिना, के रहित, के रहित। तो बच्चों इस वाक्य में, मतलब जैसे जिस वाक्य में ऐसे शब्द के अतिरिक्त, के बिना, के रहित, ऐसे शब्द उस वाक्य में ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ पे आप ये समझिए कि ये व्यक्तिरेखवाचक है। ठीक, तो जैसे उसी प्रकार जिस प्रकार की मैंने आपको ऊपर की मतलब कि ऊपर की जो ये सब है ये बताया गया है, तुलनावाचक ऊपर की भेदों के बारे में बताया गया है, तो जिस मतलब वाक्य में प्रयोग किया गया है तो उसे हम प्रयोग करके देखते हैं। तो वही बात है कि इस शब्द को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं जो जहाँ पर के अतिरिक्त, के बिना, जैसे राम के बिना श्याम अधूरे हैं, तो उसमें आया है राम के बिना श्याम अधूरे हैं, तो वहाँ पर के बिना शब्द आया है उस वाक्य में, लिख के समझिए। जैसे राम के बिना श्याम अधूरे हैं, तो यहाँ पर देखिए जो के बिना शब्द जिस वाक्य में ऐसे शब्द आए, के बिना आ जाए, के अतिरिक्त, के रहित, ऐसे शब्द आ जाए तो वहाँ पे आप समझ लीजिए कि यह व्यक्तिरेखवाचक यहाँ पर है। ठीक, तो यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए
कि ऐसे शब्द जहाँ पर हैं वहाँ पे व्यक्तिरेखवाचक माना जाएगा। अब हमारा अंतिम है सहचरवाचक। नंबर 10 है सहचरवाचक। ठीक, अब है ये हमारा सहचरवाचक। इसमें क्या है कि जैसे ऐसे शब्द के साथ, के संग, के समेत, के समेत, ठीक, तो ऐसे शब्द जिसमें आते हैं उसको हम सहचर, मतलब सहचर मतलब सह, मतलब सभी लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, सबके साथ का होता है, तो वहाँ पर हम सहचरवाचक कहेंगे। जैसे के साथ, के साथ, के संग, के समेत, कॉमा, के समेत। ठीक, अब इसको वाक्य में एक प्रयोग करके आपको बताते हैं। जैसे कि अब ये ऐसे शब्द देखिए, जैसे के साथ, कॉमा, के संग, के समेत, तो जिस वाक्य में के संग, के साथ शब्द उस वाक्य में जुड़ा हो तो वहाँ पर सहचरवाचक हम कहेंगे। ठीक, जैसे राम जी के साथ सीता भी वन गई थी। ठीक, ये एक वाक्य है कि राम जी के साथ सीता भी, जैसे सीता जी भी वन गई थी। तो यहाँ पे राम जी के साथ है ना, के साथ, जो के साथ शब्द है। अब ये वाक्य दिया जाएगा आपको, जैसे कि ये वाक्य दिया जाता है और कहा जाता है कि इसमें सहचरवाचक शब्द पहचानिए, तो आप इसको देखे रहेंगे, जानते रहेंगे, तो आप यहाँ इसको बिना मतलब आपको बिना कठिनाई के आप इसको पहचान जाएंगे कि इसमें सहचरवाचक कहाँ पर है, कौन सा शब्द इसमें सहचरवाचक शब्द है, के साथ। ठीक, के साथ, तो अभी के साथ शब्द सहचरवाचक होगा समेत। जैसे कि अब जो है कि इनके इस समय आप एग्जाम्पल दैट कि के समेत है ना, ये जो के समेत शब्द है इसका भी हम आप के संग, के साथ। ठीक, संग भी वही हो गया, साथ भी, संग और साथ एक ही में जुड़ जाता है। और समेत मतलब कि जैसे कि कहा जाए कि जो है कि नंद पूरे ग्वालों समेत मथुरा गए। जैसे कि नंद जी पूरे ग्वालों समेत मथुरा गए। ठीक है, तो ऐसे शब्द, क्योंकि आपको इतना ही समझना बहुत ज़रूरी है अभी कि आप यही जानिए के साथ, के संग, के समेत, ऐसे शब्द जिस वाक्य में आ जाए उसे हम सहचरवाचक कहेंगे। अब कुछ चीज़ें संबंध और क्रिया विशेषण के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं संबंध और क्रिया विशेषण के बारे में। कुछ अंतर आपको उसमें हम बता देंगे।
अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे, समझेंगे संबंध और क्रिया विशेषण में अंतर। संबंध मतलब संबंध जो आपने अभी संबंध बोधक पढ़ा, ओके, और क्रिया विशेषण। ओके, तो इसमें हम जानेंगे संबंध और क्रिया विशेषण के अंतर में अंतर क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले आप संबंध को समझिए। पहले आप संबंध समझिए। ये संबंध वे शब्द जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम में किया जाता है। ठीक है, वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम में किया जाता है। ठीक है, वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम में किया जाता है, या सर्वनाम में किया जाता है। ठीक, अब देखिए क्रिया विशेषण का मतलब। अब क्रिया विशेषण का देखिए। क्रिया विशेषण का देखिए, देखिए ऐसा हम आपको समझाने के लिए करे हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। आप शब्द संबंध यहाँ पे लिखिए, उसके बारे में लिखिए, फिर क्रिया विशेषण यहाँ पे लिखिए, फिर उसके बारे में लिखिए। आपको समझाने के तौर पे मैंने ऐसा ग्राफ की तरह बना दिया है। तो इसका अर्थ है जब क्रिया विशेषण जब इनका प्रयोग क्रिया की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। क्रिया की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दें कि जब इनका प्रयोग मतलब क्रिया विशेषण जब इनका प्रयोग क्रिया की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक, अब एक तरफ हम रखेंगे संबंध और एक तरफ क्रिया विशेषण। इधर है क्रिया विशेषण,
ये है संबंध बोधक। ठीक, ये है क्रिया विशेषण और ये है आपका संबंध बोधक। अब दो शब्द अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करके, वाक्यों का प्रयोग करके हम आपको डीप में समझाएंगे। जैसे वह ऊपर खेल रहा है। वह ऊपर खेल रहा है। तो यहाँ पर देखें कि वह ऊपर खेल रहा है, ये क्रिया विशेषण का वाक्य हो गया। अब संबंध बोधक का वाक्य देखिए। स्वेटर के ऊपर कोट भी पहन लो। तो कुछ ये चीज़ें आपको जानने के लिए बताया जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दें कि क्रिया विशेषण में वह संज्ञा शब्द है, वह ऊपर खेल रहा है, क्रिया कर रहा है, इसका खेलना जो है, खेल रहा है, क्रिया कर रहा है ये, ठीक है। तो क्रिया विशेषण हुआ। तो इसकी विशेषता क्या है कि कहाँ खेल रहा है, ऊपर। कहाँ खेल रहा है, ऊपर खेल रहा है, ये विशेषण हो गया। और ये क्रिया कर रहा है और ये संज्ञा, ठीक। अब देखिए संबंध बोधक के बारे में। स्वेटर के ऊपर कोट भी पहन लो। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि स्वेटर और स्वेटर के ऊपर कोट भी पहन लो। तो स्वेटर और कोट दोनों को ये ऊपर शब्द यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है, दोनों का संबंध बताया जा रहा है। स्वेटर और कोट का संबंध बताया जा रहा है, तो ये संबंध बोधक होगा, ठीक है। स्वेटर और कोट ये दोनों संबंध आपस में बना रहे हैं। जैसे पिताजी अंदर हैं। पिताजी अंदर हैं, ठीक। अब पिताजी कहाँ हैं, अंदर हैं। पिताजी कहाँ हैं, अंदर हैं। इनके पिताजी हैं, उनकी विशेषता क्या है कि वो कहाँ हैं, अंदर हैं, ठीक। वो पिताजी कहाँ हैं, अंदर हैं। अब संबंध बोधक देखिए। तो ध्यान दें यहाँ पे कि यहाँ पे संबंध बोधक में है अलमारी के अंदर गर्म कपड़े रख दो। तो अलमारी और कपड़े का संबंध बताया जा रहा है। अलमारी और कपड़े का संबंध बताया जा रहा है, तो ये संबंध बोधक माना जाएगा। ओके, ये आपने समझा। एक बार फिर से समझिए संबंध और क्रिया विशेषण के अंतर को। कि संबंध वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम में किया जाता है, ठीक है। वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम में किया जाता है। क्रिया विशेषण यहाँ पे आया है जब इनका प्रयोग क्रिया की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ वाक्य है जो आपको क्लियर कर देंगे। जैसे ये क्रिया विशेषण है एक तरफ है संबंध बोधक।
तो क्रिया विशेषण में है कि वह ऊपर खेल रहा है। तो खेल रहा है क्रिया कर रहा है, उसका खेलना जो है क्रिया है। वह संज्ञा शब्द है और ये सर्वनाम भी है। तो वह क्या कर रहा है? खेल रहा है। कहाँ खेल रहा है? ऊपर। तो इसकी विशेषता क्या है कि ऊपर खेल रहा है। क्रिया खेल रहा है, ये क्रिया हो गया। खेल रहा शब्द क्रिया हो गया। क्रिया और ऊपर जो है वो विशेषण हो जाएगा, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब संबंध बोधक में देखिए, स्वेटर के ऊपर कोट भी पहन लो। तो यहाँ पर बच्चों स्वेटर और कोट दोनों के बारे में संबंध बताया जा रहा है। अब एक और है, पिताजी अंदर हैं। तो यहाँ पर पिताजी कहाँ हैं? अंदर हैं। ठीक, उनकी विशेषता है कि वो अंदर है। अब अलमारी के अंदर गर्म कपड़े रख दो। तो यहाँ पर अलमारी और कपड़े दोनों का आपस में संबंध बताया जा रहा है कि कपड़े कहाँ रखने हैं? अलमारी में रखने हैं। अलमारी में क्या रखने हैं? गर्म कपड़े रखने हैं। ठीक, तो ऐसे शब्द आप जहाँ पे संबंध दो शब्दों को बताया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, तो आप उसे ये समझे कि संबंध बोधक है। ओके, तो एक बार और आपको फिर से जो कि आज पढ़ाया गया उसे आपको एक बार दिखा देते हैं, जैसे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे विरोधवाचक, तादेश्यवाचक यहाँ तक हमने पढ़ा था। उसके बाद स्टार्टिंग से देखें और बेहतर होगा। ये है और ये उनके भेद। और भेद के उदाहरण। अच्छे से देख सकते हैं आप। अब ये जो आपको आज दिखाया गया, और संबंध और क्रिया विशेषण के कुछ जानने योग्य बातें। ये रहे उसके अर्थ। संबंध के अर्थ है यहाँ पर और क्रिया के अर्थ है यहाँ पर, क्रिया विशेषण के अर्थ है यहाँ पर। ओके, गुड डे स्टूडेंट्स। आज की क्लास में इतना ही। आगे की टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। ओके।